हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस के क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफ़ी संभावना है। और दोस्तों अभी से आप तैयारी करके जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं ना, जो कमज़ोर छात्र है वो अभी से पढ़ करके जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सकती है, ये मेरा गारंटी है। और इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफ़ी संभावना है। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया द्रव्यात्मक माध्यम या फिर किसी प्रकार के माध्यम नहीं। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगों के गमन के लिए जो है ना किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा या फिर समान। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में जो है ना अत्यंत छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना सबसे अधिक होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश किरण है। तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, प्रकाश का बिंदुपथ या फिर किरण का बिंदुपथ या फिर ए एवं बी दोनों। और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश किरण जो है ना यह एक प्रकार का प्रकाश का बिंदुपथ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए में आपका दे समतल एवं उत्तल या फिर समतल एवं अवतल। और ऑप्शन सी में आपका दे उत्तल अवतल। और ऑप्शन डी में आपका दे समतल उत्तल और अवतल। तो दोस्तों वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है ना समतल एवं उत्तल दर्पण होता है। ये एक ऐसा दर्पण होता है इसमें जो है ना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो है ना ये दोनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है ना पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए में आपका था सीधा या फिर उल्टा। और ऑप्शन सी में आपका था सीधा और उल्टा दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ना हमेशा उल्टा होती है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, सीधा होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस के क्रैश कोर्स को देख रहे हैं। और ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो है ना दाढ़ी का एक एक पार्टिकल जो है अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन ए में आपका हवा में या फिर जल में या फिर शीशा में या फिर हीरा में। काफी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों जल में जो प्रकाश की चाल होता है ना
5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों हीरा में जो प्रकाश की चाल होता है ना 1.20 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अगर सबको तुलना करेंगे ना तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, जो कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि हवा या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अवतल लेंस होता है ना इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को चारों तरफ छितरा देती यानी कि फैला देती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के या फिर 1 प्रकार के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम जो है ना 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारे यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है। ऑप्शन ए में आपका लकड़ी, शीशा, लोहा, और ऑप्शन डी में आपका तांबा। तो दोस्तों लकड़ी, लोहा और आपका तांबा ये तीनों जो है ना प्रकाशिक माध्यम नहीं है, लेकिन शीशा जो है ना प्रकाशिक माध्यम है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसी लाइव क्लास के थ्रू से जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकती है, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना आप लोग दिल से डेली क्लास करना है, और अपने अभी से जो है ना क्लास करके जो है आप अपने घर में मन से पढ़ाई कीजिए, दिल से पढ़ाई कीजिए, 3 ही घंटा 4 ही घंटा पढ़ाई कीजिए, लेकिन दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। दिल लगा के पढ़ाई करने से क्या होगा कि आपका जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, और आपका जो है ना सभी क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे याद जरूर कर लीजिएगा, और उसको जो है ना बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है या फिर अधिक होती है या फिर बराबर होती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो विरल माध्यम यानी कि हवा में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और दोस्तों सघन माध्यम जैसे कि पानी हो गया, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों पानी में जो प्रकाश की चाल होता है ना 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखता है, इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन या फिर परावर्तन या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी में डाली हुई छड़ी जो है ना टेढ़ी दिखता है, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के घटना पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, ठीक है, कितना नियम होता है, 2 नियम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बड़े कोण को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ निर्गत कोण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को जो है ना निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सिनेमा का पर्दा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त या उतार नहीं सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आवर्धन या फिर संवर्धन या फिर परावर्धन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है, विभा यू होता है। इसीलिए जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवर्धन जो है ना एक मात्रक विहीन राशि है, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यह जो है ना यूनिटलेस होता है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु का, या फिर बर्फ का, या फिर कांच का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हीरा का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो यहाँ पे हीरा का अपूर्णांक जो है ना सबसे अधिक होता है, और कितना होता है 2.42 होता है। ठीक है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है 2.42 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस को, या फिर अवतल लेंस को, या फिर उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया बाइफोकल लेंस को। तो दोस्तों अवतल लेंस को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि जो है ना उत्तल लेंस में जो अभिसारी लेंस इसलिए कहेंगे उत्तल लेंस को, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को जो है ना एक जगह जमा कर देती है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया सभी कथन ठीक है। तो दोस्तों कांच या पानी में जो प्रकाश का वेग होता है ना घट जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कांच या पानी क्या होता है, सघन माध्यम होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश जाता है तो क्या होता है, घट जाता है। इसके वेलोसिटी में बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अल्कोहल का अपूर्णांक कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1.33, या फिर 1.65, या फिर 1.36, या फिर 1.31। तो दोस्तों अल्कोहल का जो अपूर्णांक होता है ना 1.36 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दीर्घ तंत्रिका की भांति, या फिर पुतली की भांति, या फिर परितारिका की भांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया परिवर्ती द्वारक की भांति। तो दोस्तों आंख की पुतली जो ये कार्य करती है ना परिवर्ती द्वारक की भांति परिवर्तित करती है, यानी कि कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा, और साथ में ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कराए कि कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, या फिर नेत्र पटल कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। दोस्तों कोर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर यानी कि एक संरचना होता है, उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ परितारिका, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए में आपको दे परितारिका, या फिर पक्षमावी पेशी, या फिर पुतली, या फिर लेंस। तो दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होता है ना, इसका अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि चांदी के तार का ताप को बढ़ाया जाए ना तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एमीटर में, या फिर वोल्टमीटर, या फिर कुंडली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत सेल में। तो दोस्तों कुंडली यानी कि कॉइल एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा उपकरण होता है, इसमें ना तो धन का चिन्ह होता है और ना ही और ऋण का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, और विद्युत सेल, ये तीनों में जो है ना
कि धन और ऋण का चिन्ह होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट धारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि जिसे हम लोग डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये प्रश्न देख चुके हैं। यहाँ पे अभी जो है ना लगातार 3 प्रश्न आएगा जो कि हम जो है ना गलती से टाइप कर दिए हैं, तो तीनों प्रश्न को जो है ना हम लोग स्किप कर रहे हैं। ये एक रहा प्रश्न और ये रहा प्रश्न, ये तीनों को जो है ना गलती से टाइप हो गया, रिपीट हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा ये प्रश्न भी देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया आपका अच्छा चालक या फिर मध्यम चालक या फिर हीन चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे हम लोग हीन चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका ओम या फिर ओम मीटर, या फिर ऑप्शन बी में आपका ओम प्रति मीटर या फिर वोल्ट प्रति मीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया ओम मीटर। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में आपका दिया चांदी या फिर लोहा या फिर नाइक्रोम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रबर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना चांदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सिल्वर जो होता है ना ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है भाई आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपका 2.2 है, या फिर 10 या फिर 12 या फिर 14 है। तो दोस्तों नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ना, देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो नींबू होता है वह खट्टा होता है, और जो खट्टा होता है अम्ल होता है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में 7 से कम कौन है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो कि 2.2। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी। ऑप्शन ए में आपका बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जब भी मधुमक्खी के डंक मारने से आप लोग को जो है ना बेकिंग सोडा का जो है ना जहाँ पे डंक मारेगा ना तो डंक मारे स्थान को पॉलिश करना चाहिए बेकिंग सोडा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो अभी तक कोई भी स्टूडेंट कुछ भी तैयारी अगर नहीं किए ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो वो स्टूडेंट पढ़ करके जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये 40% बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो पीला, लाल या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नीला। तो दोस्तों जब भी सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं ना तो घोल का जो रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन ए में आपको तो क्षारीय या फिर अम्लीय या फिर लवण युक्त, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए में आपका 5.6 से कम, या फिर 12 से कम, या फिर 14 से कम, या फिर 11.5 से कम। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का जो मान होता है ना 5 दशमलव से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्रोजन आयन को या फिर हाइड्रोक्सी आयन को, और ऑप्शन सी में आपका दिया क्लोरीन आयन को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पीएच जो है ना या किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयन शक्ति को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में आपको तो 6, 7 या फिर 8 या फिर 9। तो दोस्तों शुद्ध जल यानी कि उदासीन जल का जो पीएच मान होता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल जो होता है ना उदासीन होता है, और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेक्ट कोर्स के वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्टेड किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है 40% में से कितना याद था। और इसका जवाब देखिए क्वेश्चन से करा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस, वलयाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जाइए, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे।